नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ECHS के कुछ अपडेट्स के बारे में। ECHS में इमरजेंसी केसेज में ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इसका अमूमन कमोबेश सबको पता तो है, पर रूल पोजीशन क्या है इसका बहुत से वेटरन्स को क्लियर नहीं है। इसके साथ ही जो आसाम राइफल है उसको अभी इंडक्ट कर दिया गया है ECHS में, तो उनके कार्ड वगैरह किस तरह से बनेंगे, उनके चार्जेस क्या हैं, उनका क्या तरीका होगा, उसकी भी हम बात करेंगे। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोज है इंपॉर्टेंट, उनकी जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल सके और आप सबसे पहले देख सको। साथियों, ये तो सभी को करीब करीब पता है कि अगर हमको कोई प्रॉब्लम होती है, हम जो पॉलीक्लिनिक है हमारा ECHS का, उस वहाँ पे जाते हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखाते हैं। अगर उनको लगता है कि सर्विस हॉस्पिटल अगर नज़दीक है, वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है उसके पास दिखाना है, तो वो उसके लिए रेफर कर देते हैं। वहाँ ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है और दवाई वगैरह भी मिल जाती है। इसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है कि वो ट्रीटमेंट वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, या जो एडमिट करके ट्रीटमेंट देना है और उसके लिए जगह नहीं होती है, यानी बेड्स पर्याप्त नहीं होते हैं, तो रिटायर्ड सोल्जर्स को प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जो एम्पैनल्ड होते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट ECHS के साथ होता है, वहाँ भेजा जाता है। पर कई बार ऐसा देखा गया है कि इमरजेंसी केसेज हो जाते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है बंदे को, और वो उसको कहीं लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर लेकर जाते हैं तो आने जाने में, इधर उधर भाग दौड़ में टाइम लग जाता है, और उसकी स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए वो खतरनाक हो सकता है। इन केसेज के लिए जो ECHS हेडक्वार्टर है उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, हार्ट की होती है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, उसमें पेशेंट का मूव करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो उस अगर जो हॉस्पिटल है वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है तो अच्छी बात है, वहाँ पे कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर कैशलेस किसी कारण से नहीं हो पाता है तो उसका जो इलाज का जो खर्चा होता है उसका पेमेंट पेशेंट के रिश्तेदार या पेशेंट को खुद करना होता है, और बाद में जो अप्रूव्ड रेट होती हैं ECHS की, जो हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर जो रेट्स अप्रूव होती हैं ट्रीटमेंट के, अलग अलग चीजों के, उनका क्लेम ECHS से मिल जाता है। साथियों, अभी हम आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताते हैं कि इमरजेंसी केसेज में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में एक्स सर्विसमैन का या उसके डिपेंडेंट्स का किस तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें जो एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट है वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाता है। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसकी इमरजेंसी का असेसमेंट करता है, और उसके बाद वो इमरजेंसी इंफॉर्मेशन जनरेट करता है और जो उसकी पॉलीक्लिनिक है उसमें भेज देता है 48 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद जो पॉलीक्लिनिक है वो ऑनलाइन रेफरल दे देता है। उसके बाद जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वो ठीक होने के बाद उसको डिस्चार्ज कर देता है, और जो क्लेम है वो ऑनलाइन या मैनुअली जैसे उसको सबमिट करना है वो ECHS अथॉरिटीज को सबमिट कर देता है। इसके साथ ही कई बार क्या होता है कि ये एम्पैनल्ड हॉस्पिटल इस तरह की प्रोसेस वो नहीं कर पाते हैं, या जानबूझ के नहीं करते हैं, या कोई उनको टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। उस केस में जो एक्स सर्विसमैन है या जो उसके डिपेंडेंट है उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन सबमिट करने पड़ते हैं 48 घंटे के अंदर अंदर जो पॉलीक्लिनिक है उसको, ताकि उसको किसी तरह की दिक्कत न हो और वो कैशलेस फैसिलिटी की सर्विस है वो ले सके। अगर नहीं ले पाते हैं तो वो तो एक सिस्टम हो ही गया कि पहले पेमेंट करेंगे पूरा, उसके बाद उसका क्लेम करेंगे, और वो पैसा जेब से लगेगा पूरा। तो इसलिए कैशलेस बेनिफिट लेने के लिए जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं आगे इन्फॉर्मेशन, ये प्रोसेस का फॉलो करना जरूरी है। इवन हॉस्पिटल ने कर दिया है अपनी तरफ से, उसके बाद भी आपने इंश्योर करना चाहिए कि आप एक बार इन्फॉर्मेशन जो पॉलीक्लिनिक है उसको दे दें, और ये डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दें, ताकि वो वहां से एक रेफरल आपको बाई हैंड दे दें, या वो कंफर्म कर दें कि रेफरल हमने दे दिया है। उसका कंफर्मेशन भी उनमें राइटिंग में एक एंडोर्समेंट लेकर के ले लेना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन पॉलीक्लिनिक को देनी होती है उसमें खास तौर पर होती है सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ECHS कार्ड नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस और मोबाइल नंबर, नेम ऑफ द पेशेंट, नेम ऑफ द पेशेंट्स पॉलीक्लिनिक, यानी जो पॉलीक्लिनिक है उसका क्या नाम है, रीजन फॉर एडमिशन, एडमिशन किस कारण से हुआ है, इमरजेंसी में हुआ है या एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम से हुआ है, हॉस्पिटल एंड टाउन वेयर एडमिटेड, किस टाउन में एडमिट किया है, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसका क्या नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर हॉस्पिटल का क्या है, और डेट ऑफ एडमिशन क्या है। ये डिटेल्स पूरी देनी होती हैं। खासकर SMS से दे सकते हैं, व्हाट्सएप से देख सकते हैं, या उनकी जो ईमेल आईडी है उस पे दे सकते हैं, या अगर नजदीक है तो इन पर्सन भी जाकर के पॉलीक्लिनिक में दे सकते हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं बात बन पा रही है तो एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है ECHS हेडक्वार्टर ने 1800-114-115, उसके ऊपर भी 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी जो वीक डेज होती हैं मंडे टू फ्राइडे, इस पे भी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। साथ ही ये ध्यान रखें कि जब ECHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ से पेशेंट का डिस्चार्ज हो रहा है तो वहाँ से डिस्चार्ज लेते टाइम पर
एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट हॉस्पिटल से ले लेना है कि जो ट्रीटमेंट था वो इमरजेंसी कंडीशन में किया गया था विदाउट रेफरल, यानी रेफरल का इंतजार नहीं किया गया क्योंकि पेशेंट की हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि उसके लिए खतरनाक हो सकता था रेफरल का इंतजार करना। ये बहुत जरूरी है। ये साथ में लेकर के जो जितने बिल पेमेंट हुए हैं, अगर बंदे ने खुद पेमेंट किए हैं तो सारे के सारे बिल वहाँ पर सबमिट कर देने हैं। अगर हॉस्पिटल ने ही सब कुछ किया है तो उसका लुक आफ्टर हॉस्पिटल ने देख ही लेना है। वो अपना कैशलेस का जो प्रोसीजर है वो अपने आप फॉलो कर लेगा। साथियों, अब बात आती है वो हॉस्पिटल जो ECHS के साथ जिनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी जो एम्पैनल्ड नहीं है, पर इमरजेंसी में जो ECHS का मेंबर है या उसका जो डिपेंडेंट है उसको एडमिट होना पड़ता है। सर्विस हॉस्पिटल या एम्पैनल्ड हॉस्पिटल पहुंचाने तक या ले जाने तक उसकी जान को खतरा हो सकता है, इमरजेंसी केस या एक्सीडेंटल केस हो सकता है। ऐसी कंडीशन में ECHS का मेंबर या उसका डिपेंडेंट किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट ले सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पेशेंट वहां जाएगा, उसको लेकर के जाएंगे इमरजेंसी केस में, तो नॉन एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वो पेमेंट के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा, यानी उसको पेमेंट करेंगे और जैसे नॉर्मल कोई भी प्राइवेट आदमी कहीं जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना शुरू करता है वैसे शुरू कर देगा। उसके बाद जो मेंबर है, एक्स-सर्विसमैन है या उसके रिलेटिव हैं, यानी जैसा भी केस है, अगर डिपेंडेंट का है तो खुद एक्स-सर्विसमैन जाकर के ये डिटेल्स बतानी है, या अगर एक्स-सर्विसमैन खुद ही बीमार है, पेशेंट है, तो उसके रिलेटिव हैं वो जो उसकी पॉलीक्लिनिक है उसको इन्फॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्मेशन में वही जैसे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल के लिए जो डिटेल्स भेजनी होती हैं, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ डिटेल नहीं भेजेगा, खुद बंदे को ही भेजना पड़ेगा या उसका डिपेंडेंट है उसको भेजना पड़ेगा। 48 घंटे के अंदर अंदर उनको भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिससे कि बाद में जो रिम्बर्समेंट हो, क्लेम करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। डिटेल्स उसमें वही होंगी जो नाम, नंबर, ECHS कार्ड नंबर, पेशेंट का नाम, ECHS मेंबर का नाम, उसके बाद उसका जो डॉक्टर कौन ट्रीटमेंट कर रहा है, किस हॉस्पिटल में एडमिट है, किस प्रॉब्लम के कारण एडमिट है, ये सारी चीजें बतानी है। प्रोसीजर वही है, टेलीफोन से कर सकते हैं, SMS से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, नहीं तो इंडिविजुअली जाकर के, पर्सनली जाकर के ये डिटेल्स बता सकते हैं, वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद जो पेशेंट वहाँ पर एडमिट है वो पूरा ट्रीटमेंट लेकर के डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होने के बाद वहाँ से पूरे बिल लेकर के जो एक्स-सर्विसमैन है वो अपना क्लेम करेगा, रिइंबर्समेंट क्लेम करेगा। पर इस केस में भी क्या होगा कि जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट है उस हॉस्पिटल से लेना है कि उसका जो कंडीशन था बेहद ही खराब था जब एडमिट किया था, और अगर दूसरी जगह रेफर किया जाता तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी था, इमरजेंसी केस में ट्रीटमेंट था। ऐसा एक सर्टिफिकेट लेना होता है क्योंकि वो बाद में क्लेम में काम आता है, और उसके बाद जितना भी खर्चा हुआ है वो उसको प्रोसेस के हिसाब से ECHS से पेमेंट मिल जाता है। कई केसेस देखे गए हैं कि बंदा इमरजेंसी केस में है, सर्विस हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया क्योंकि जगह नहीं है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी बंदे को लेकर गए तो वहां पर जगह नहीं है, उसके बाद बंदे को लेकर भागते रहे, और कई बार केसेज में ऐसा होता है कि बंदे की डेथ भी हो जाती है भाग दौड़ में। तो इमरजेंसी केस में यही होता है कि जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है, चाहे एम्पैनल्ड है या नॉन एम्पैनल्ड है, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है वहाँ पेशेंट को ले जा सकते हैं इमरजेंसी केस में और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। रिइंबर्समेंट का, उसका क्लेम करने का पूरा प्रोसीजर अभी बना हुआ है, थोड़ा सा उसको फॉलो करना होता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर जो पॉलीक्लिनिक है उस तक ये मैसेज पहुंचाना होता है कि ये नाम नंबर का बंदा या इसका डिपेंडेंट एडमिट हो गया है, इमरजेंसी केस है। उसके बाद वो उनकी कुछ कार्रवाई करनी होती है वो कर लेते हैं और बाद में आसानी से उसका क्लेम मिल जाता है। साथियों, अब बात आती है आसाम राइफल्स की। आसाम राइफल्स पहले ECHS फैसिलिटी में कवर नहीं था। जो इनके रिटायर्ड सोल्जर थे वो CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसमें कवर थे, वहाँ वो अपना ट्रीटमेंट लेते थे। पर अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो आसाम राइफल्स के जो जवान हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, वो सभी के सभी ECHS में कवर होंगे। इसके लिए वो चाहे CGS से ट्रीटमेंट लें या ECHS से लें। अगर ECHS से लेना चाहते हैं, ऑलरेडी CGS के मेंबर हैं, तो उनको वो मेंबरशिप सरेंडर करनी पड़ेगी। वहाँ पे अगर उनका कुछ चार्जेज लगा हुआ है तो वो दोबारा ECHS में नहीं लगेगा। जो भी उनका रैंक के हिसाब से वहाँ पहले पैसा जमा हो गया है, डिपॉजिट हो गया है, तो वो वापस विड्रा भी नहीं होगा और वो दोबारा चार्ज नहीं लगेगा। उनके कार्ड दोबारा, जैसे डिफेंस फोर्सेज के जो ऑलरेडी कार्ड जिस तरह से बन रहे हैं, ECHS की वेबसाइट है www.echs.gov.in, इस पे जाकर के बड़ी आसानी से कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जो कार्ड के जो फीस है नॉर्मल, जो अप्लाई की फीस है वो तो नॉर्मल लगेगी, एप्लीकेशन पर कार्ड के 177 रुपीज के अराउंड है वो लगेगी। उसके अलावा उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो ऑलरेडी मेंबर नहीं है CGHS के और वो ECHS की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जो वही तरीका है कि जवानों का 30,000 लगेगा,
नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर तक मेंबर्स हैं तो उनका 67,000 लगेगा। इसके साथ ही जो ऑफिसर्स हैं उसका 1,20,000 रुपए लगेगा। पेमेंट पूरा उसी प्रोसेस से होगा जैसे बाकी का होता है, MRO के थ्रू या ऑनलाइन जो प्रोसीजर है एप्लीकेशन के अंदर, वो सारा का सारा आगे स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, वो चीज होगा। इस केसेज में ऐसा होगा कि जो उनको जो मंथली मेडिकल अलाउंस है वो नहीं मिलेगा, उसका भी उनको सर्टिफिकेट एक देना पड़ेगा कि मेरा मंथली अलाउंस मैं नहीं चाहता हूँ, मेरा रोक दिया जाए। तो उनका जो रिकॉर्ड ऑफिस है जो वेरीफाई करेगा उनकी एप्लीकेशन, तो उस टाइम उनका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है जो मंथली मिलता है 1,000 रुपया, वो रोक दिया जाएगा। जिस दिन से वो अप्लाई कर देंगे उस दिन से उनका रुक जाएगा, उस दिन से उनका ट्रीटमेंट ECHS में शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये थी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट इनके जो ECHS के थे। आसाम राइफल्स और जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, वो पूछते हैं कि किस तरह से प्रोसीजर होता है इमरजेंसी का, अगर इमरजेंसी है, किसी को जान का खतरा है तो क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत अच्छा प्रोसीजर बना हुआ है, बहुत अच्छा तरीका बना हुआ है, आराम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इमरजेंसी केस में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो फिर ट्रीटमेंट का फायदा क्या है। इसके अलावा भी जो टोल फ्री नंबर ECHS की वेबसाइट पे दिए हुए हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।